हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। भाई आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो क्लास है भाई, ये अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है कि भाई यहाँ से तुमको सीधा का सीधा भाई एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना, यहाँ से कम 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे भाई। ये 200 लिखा है ना भाई, 200 नहीं, 200 के बाद एक पीडीएफ और मैंने ऐड की, उसमें प्लस 200 है भाई, 200 है। और फिर एक पीडीएफ है लास्ट में, उसमें 100। मतलब टोटल भाई लगभग जो है 550 फैक्ट, 500 फैक्ट, सॉरी 550 कह रहा हूँ, 500 प्लस फैक्ट के थ्रू जो है 500 जो फैक्ट जो है हमने किया हुआ है इसमें। 500 फैक्ट को हम कवर कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और भाई बता दूं, ये 500 फैक्ट आप लोगों को किस फॉर्मेट में दिखेंगे, ये देखो ऐसे दिखेंगे भाई, सीधा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, सीधा मतलब वन लाइनर अप्रोच के थ्रू जो है हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे भाई, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास को, अब स्टार्ट करते हैं। और ये भाई क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, 2 ढाई घंटे की होगी जी, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजों का रिवीजन कर रहे होंगे। टोटल मैंने 2 चैप्टर इसमें लिए हैं, भारत की स्थिति और जो है भारत का भौगोलिक स्वरूप। इनसे जो है हमने जो है लगभग 500 क्वेश्चन को तैयार किया है बहुत बेहतरीन तरीके से, और इन 500 क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार किया है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। और यहाँ से भाई 2 से 3 प्रश्न आने के कंफर्म चांसेस रहते हैं एग्जाम में, 3 क्या और भी आ जाते हैं भाई कई बार तो, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अक्षांश देशांतर एवं समय रेखा। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को जो है ऐसे हल्के में मत लेना भाई, यहाँ से भी प्रश्न देखे गए हैं और कई बार देखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है भाई? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का जो है भाई मुख्य भूमि का अक्षांशीय, मुख्य भूमि का पूछा है भाई, ठीक है। अगर ऐसे पूछेगा तो और घर बढ़ सकते हैं, ठीक ठीक है। तो इसमें जो है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है भारत का देशांतरीय विस्तार देखने को हमें मिलता है, ठीक है भाई। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्रकाल, जो कि लद्दाख में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये वाले, सॉरी ये वाला एरिया में बना रहा हूँ भाई, ठीक है। ये वाले एरिया में, यहाँ पर इंदिरा कॉल है सबसे, क्या है भाई, ये जो है सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसको जो है, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में देखने को हमें मिलता है सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ठीक है। और जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पर है, ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, लक्षद्वीप एवं ग्रेट निकोबार। तो यहाँ ग्रेट निकोबार वाले एरिया में सबसे लास्ट में क्या हमें देखने को मिलता है भाई? तो यह जो है इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु द्वीपों सहित। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है इसका और क्या क्या नाम है? पिग्मेलियन पॉइंट है और क्या भाई? पार्सन पॉइंट है, ठीक है। भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है भाई? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी है। भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, जो कि केप कोमोरिन तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन तमिलनाडु में स्थित है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये कौन सा था भाई सबसे दक्षिणतम बिंदु? ये द्वीपों सहित था भाई, तो द्वीपों सहित इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन जो है मुख्य भूमि का सिर्फ पूछेगा तो कन्याकुमारी केप कोमोरिन हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया होता है ना, यहाँ ये वाला एरिया, ठीक है। इस वाले एरिया में सबसे जो है क्या हो जाएगा भाई, सॉरी पूर्वी बिंदु हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा भाई? किबिथु देखने को हमें मिलेगा। और भारत में जो है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती या फिर सरक्रीक, गुजरात में। ये वाला एरिया देखे हो ना भाई, ये वाला मैप में एरिया देखे हो ना भाई, एक सेकंड, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर जो एरिया है वही एरिया क्या हो जाएगा भाई? सरक्रीक हो जाएगा, ठीक है। गुहार मोती या फिर सरक्रीक गुजरात में है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, क्या भाई? सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती सरक्रीक गुजरात में है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भाई 8 राज्यों से कर्क रेखा हमारे भारत में गुजरती है। कर्क रेखा जो है हमारे भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा ये होती है, 23.5 डिग्री, ठीक है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका क्रम याद रखना, ये क्रम भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। कौन कौन सा हो जाएगा भाई? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी भाई। मित्र पर गमछा झार, ये जो है कर्क रेखा को याद करने की ट्रिक हो जाएगी। और मैं आशा कर रहा हूँ भाई सब लोग इस ट्रिक से अवगत भी हुए, ठीक है। कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी कौन सी राजधानी शहर है? तो भाई रांची झारखंड की राजधानी जो है कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी है, ठीक है। रांची के अलावा कौन सी राजधानियां कर्क रेखा के निकट अत्यंत निकट है? तो गांधीनगर और भोपाल। गांधीनगर यानी कि गुजरात और जो है भोपाल जो है ये जो है अत्यंत निकट जो है राजधानियां, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो भाई माही नदी काटती है, ठीक है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यानी कि जो मानक समय रेखा है, ऐसे जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर यूपी हो जाएगा, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ये मैं सिर्फ रफली बता रहा हूँ भाई, इसको मैप ना समझ लेना, बस बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये रेखा जो हमने मानी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यह जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो भाई 5.5 घंटे। कितना है भाई? 5.5 घंटे जो है आगे देखने को हमें मिलता है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऊपर से नीचे के क्रम में पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो है भाई क्रम है इसका। और भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? छत्तीसगढ़ में भाई कोरिया जिले में। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी मानक समय रेखा है और कर्क रेखा ये दूसरे को आपस में काटती है। कहाँ पर भाई? छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले में, ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय हमें कहाँ देखने को मिलता है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। भारत का सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ देखने को मिलता है? गुहार मोती गुजरात में। सबसे पश्चिमी बिंदु तो वही है भाई, और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। तो इन्हीं दोनों जगहों पर जो हमें सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में लगभग जो है 2 घंटे का अंतर है। 1 घंटे 20 मिनट, सॉरी 120 मिनट का, 2 घंटे का अंतर लगभग देखने को मिलता है। यानी कि 120 मिनट का अंतर हमें देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश ये रहा और ये रहा गुजरात, इन दोनों के बीच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच हमें देखने को इतना अंतर मिलता है, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा पाकिस्तान की मानक समय रेखा से कितना आगे भाई? 30 मिनट आगे। मतलब भाई भारत की जो मानक समय रेखा है वो पाकिस्तान से कितना आगे भाई? तो 30 मिनट आगे, ठीक है। भारत का मानक समय किस पड़ोसी देश के मानक समय के बिल्कुल समान है? तो श्रीलंका। श्रीलंका के समान हमारी मानक समय रेखा है, ठीक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो 7वां देश भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश देखने को मिलता है हमें? तो 7वां देश देखने को मिलता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? तो रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। 7वें नंबर पर फिर हमारा भारत जो है आ जाता है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें नंबर पर है। और जो है भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? तो रूस है, कनाडा है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है कहीं कहीं पर देखने पर, क्योंकि भाई किसी ने किसी को ज्यादा हथिया लिया, किसी ने कम हथिया, तो इस प्रकार से चीजें हो सकती हैं, ठीक है।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। कितना है भाई? 2.4% जो है भारत विश्व के क्षेत्रफल का है, ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना है भैया? 3214 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाली लंबाई 3214 किलोमीटर है। और जो है पूर्व से पश्चिम, यानी कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कह लो, तो इसकी जो है 2933 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है? 2933 किलोमीटर देखने को मिलती है। और उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214 देखने को मिलती है, ठीक है। भारत का आकार लगभग कैसा है? तो चतुष्कोणीय हमें देखने को मिलता है। भारत का आकार कैसा देखने को मिलता है? चतुष्कोणीय। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में लगभग कितना अंतर देखने को मिलता है? 30 डिग्री अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया कितना अंतर है। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग कितना देखने को मिलता है? 30, ठीक है। विस्तार समान 30 डिग्री होने पर भी पूर्व पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर दक्षिण से कम क्यों? क्योंकि भाई ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भाई ये याद रखना, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भाई राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा लक्षद्वीप, सॉरी, सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप। किस हिसाब से? केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा देखने को हमें मिलता है, ठीक है भाई। आगे, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो कच्छ गुजरात है। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा हमें देखने को मिलता है? कच्छ गुजरात देखने को मिलता है। और सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल में जो है माहे है, वो कहाँ का है भाई? पुदुचेरी में। कहाँ पर भैया? पुदुचेरी में जो माहे है वो जो है सबसे छोटा जो है हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर भाई? तो वह जो है पुदुचेरी में देखने को हमें मिलता है। भारत का सबसे छोटा जिला है, ठीक है, क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा कच्छ है गुजरात में। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। क्या भाई? प्रायद्वीपीय पठार जो है ये क्या है भाई? सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है, ठीक है। भारत का सबसे नवीन भूभाग कौन सा है? तो उत्तर का विशाल मैदान और हिमालय। उत्तर का विशाल मैदान और हिमालय जो है क्या भाई? ये सबसे नवीन भाग है भारत का। भारत का सबसे नवीन भूभाग कौन सा है? तो उत्तर का विशाल मैदान और हिमालय जो है भारत का सबसे नवीनतम भाग है। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भाई भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान है? तो 43% भाग जो है वो मैदानी है। 43% भाग जो है हमें क्या देखने को मिलता है? मैदानी देखने को मिलता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानी देखने को हमें मिलता है? तो 43% जो है हमें मैदानी देखने को मिलता है, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय और पहाड़ी है? तो 29.3%। ये सब पूछे गए हैं भाई डाटा कि भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी लगभग हमें देखने को मिलेगा? तो 43%। और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है हमें पर्वतीय और पहाड़ी देखने को मिलेगा? तो 29.3%। और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जो हमें भाग पठारी देखने को मिलेगा? तो 27.7%। 27.7% जो हमें पठारी और जो पर्वतीय एवं पहाड़ी 29.3%। और 43% जो है हमें क्या देखने को मिलेगा भाई? मैदानी भाग देखने को मिलेगा। पर्वतीय पठारी 29.3%, पठारी 27.7%, मैदानी जो भाई 43%, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो भाई मिजोरम में, प्रतिशत के आधार पर। और जो है सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? भाई मध्य प्रदेश है। और प्रतिशत के आधार पर अगर देखेंगे सर्वाधिक वन किस जिले में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मिजोरम में। और वन आवरण वाला सर्वाधिक तो जो है मध्य प्रदेश है, ठीक है। भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई जो है तटरेखा से कितनी गुनी है? तो लगभग जो है 2 गुनी। कितनी भाई? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई तटरेखा से लगभग कितनी गुनी है? लगभग 2 गुनी है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऐतिहासिक रूप से जो है कौन सी नदी बनाती है? तो सिंधु नदी बनाती है। लेकिन भाई हम सिंधु नदी के उस पार तक भी हैं, ये ऐसे बना दिया गया है, ठीक है।
स्थलीय और तटीय सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग जो है 15,200 किलोमीटर भाई। कितनी लंबाई है भाई स्थलीय सीमा की? 15,200। और भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित जो है 7516.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित हमें कितना देखने को मिलता है? 7516.6। और जो है मुख्य भूमि की जो है 6100 और जो है स्थलीय सीमा की जो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है मुख्य भूमि का स्थलीय भूमि का और मुख्य भूमि का हमें तटरेखा देखने को मिलता है 6100 किलोमीटर। और जो द्वीपों सहित जो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य जो है भारत के भाई समुद्र तट से लगे हुए हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, पुडुचेरी, दमन दीव एवं जो है दादरा नगर या नागर हवेली। ठीक है। ये 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है किससे लगे हुए हैं भाई? तो वह जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं। ठीक है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा भाई? गुजरात है। लगभग जो है 1214 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा भाई? गुजरात है। 1214 किलोमीटर इसकी क्या है? तटरेखा। ठीक है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी होने के मुख्य कारण क्या है? इसकी तटरेखा बहुत अधिक कटी फटी है। इसी कारण से इसकी जो है क्या भाई तटरेखा काफी लंबी मानी जाती है। ठीक है। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश देखने को हमें मिलता है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो प्रायद्वीपीय भारत की। ये जो है पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहा है तो उसमें जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश तब भी और वैसे भी आंध्र प्रदेश। ठीक है। गुजरात से गोवा तक के पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट कहा जाता है। ये गुजरात है। गुजरात से गोवा तक इसके जो है इसको क्या कहा जाता है भाई? यहाँ तक के जो है तटीय भाग को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट को। तो वह जो है कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से मंगलुरु यानी कि कर्नाटक तक के तट को कहा जाता है केंद्र या कन्नड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र या कन्नड़ तट कहा जाता है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट यानी कि केरल का तट भी कहा जाता है। इसी को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक। गुजरात से गोवा तक का जो एरिया है वहां तक के जो है तट को क्या कहा जाता है भाई? कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा से मंगलुरु कर्नाटक तक के तट को भाई जो है क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। केंद्र तट कहा जाता है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा यानी कि आंध्र प्रदेश तक के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से जो कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में है वहां तक के तट को क्या कहा जाता है भाई? कोरोमंडल तट या तमिलनाडु का तट। ठीक है। कृष्णा डेल्टा से भाई गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है। गोलकुंडा सॉरी हाँ क्या कहा जाता है भाई? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है? गोलकुंडा तट कहा जाता है। गोदावरी डेल्टा से उत्तर की ओर यानी कि ओडिशा तक के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ठीक है। जो गोदावरी डेल्टा है वहां से उत्तर की ओर जो है और के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का सर्वाधिक वर्षा किस ऋतु में होती है? कोरोमंडल तट पर जो है सर्वाधिक वर्षा किस ऋतु में होती है? तो भाई शीत ऋतु में होती है जब लौटता हुआ मानसून होता है। लौटते हुए मानसून में भाई यहाँ पर बहुत दबा के वर्षा होती है। कहाँ पर भाई? तो यह जो है कोरोमंडल तट पर जो है दबा के वर्षा होती है जब लौटता हुआ मानसून रहता है। लौटते हुए मानसून में जो है भाई कोरोमंडल तट पर हमें बारिश देखने को मिलती है। ठीक है। ये याद रखना। मालाबार तट पर जो है प्रमुख भौगोलिक विशेषता क्या है? यहाँ पर जो लैगून या पाश्चात्य जल कायल देखने को मिलता है। ठीक है। मालाबार तट की जो है प्रमुख भौगोलिक विशेषता क्या है? लैगून या जो है पाश्चात्य जल देखने को मिलता है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी। अरब सागर, हिंद महासागर और जो है क्या भाई बंगाल की खाड़ी तीनों आपस में मिलते हैं तो वह कौन सा हो जाएगा भाई? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में तीनों सागर हमें मिलते हुए दिखेंगे। ठीक है। भारत का प्रादेशिक समुद्री तटरेखा से कितनी दूर है? यानी कि टेरिटोरियल वाटर है प्रादेशिक समुद्री जल तटरेखा से कितनी दूर है? तो 12 समुद्री मील है। ठीक है। भारत का संलग्न यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन जो है वो तटरेखा से कितनी है? 24 मील। ठीक है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि ईईजेड तटरेखा जो है कितनी दूर देखने को मिलता है? 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील तक जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र और जो है संलग्न क्षेत्र ये 24 समुद्री मील तक और जो है टेरिटोरियल वाटर यानी कि प्रादेशिक समुद्री जल जो है तटरेखा ये 12 समुद्री मील तक। ठीक है। एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक समुद्री मील में भाई कितने किलोमीटर होते हैं? 1.852 किलोमीटर भाई।
1.852 किलोमीटर एक समुद्री मील में जो है क्या होते हैं भाई, किलोमीटर होते हैं। एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.852 किलोमीटर होते हैं। कच्छ की खाड़ी किस राज्य के तट पर है? तो गुजरात। कच्छ की खाड़ी जो है किस राज्य के तट पर है भाई? तो गुजरात पर है, ठीक है। खंबात की खाड़ी किस राज्य के तट पर है? तो भाई ये भी गुजरात में है। और कच्छ की खाड़ी गुजरात में, खंबात की खाड़ी गुजरात में। कच्छ की खाड़ी गुजरात में, खंबात की खाड़ी भी गुजरात में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ। 7 देशों के साथ हमारी क्या होती है भाई? स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है। और भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देशों में कौन-कौन से हैं? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भाई इसका क्रम से दिया गया है, सबसे ज्यादा किसके साथ लगता है, फिर उसके बाद इस प्रकार से जो है क्रम दिया गया हो कि 7 स्थलीय पड़ोसी देशों की सीमा किन-किन के साथ? सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल भाई, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर जो है भाई अफगानिस्तान के साथ ये जो है हमारी सीमा लगती है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में मूल रूप से कितने देश शामिल माने जाते हैं? तो 7 देश। भारत, पाक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। भारतीय उपमहाद्वीप में मूल रूप से कितने देश शामिल माने जाते हैं? तो 7। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। भारत के 2 जलीय समुद्री पड़ोसी देश कौन-कौन है? तो श्रीलंका और जो है मालदीव है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय किस देश के साथ लगती है? तो सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। मैंने बताया भाई उसका क्रम, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्रम भी आप लोग याद कर लेंगे। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर नेपाल हो गया, फिर म्यांमार हो गया, फिर भूटान हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। इन 7 पड़ोसी देशों से जो है हमारी सबसे ज्यादा सीमाएं जो है, सबसे ज्यादा नहीं मतलब यही 7 हैं जिनसे लगती है, जिसमें बांग्लादेश से जो है सबसे ज्यादा लगती है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर पीओके के साथ, ठीक है। भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा कब और कहां निर्धारित की गई? तो 1914 में शिमला समझौते में। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई भाई? शिमला समझौते में 1914 में निर्धारित की गई थी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 1914 में। कब भैया? 1914 में शिमला समझौते में, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ का रेखा निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्माण हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है। कौन सी भाई? डूरंड रेखा है, ठीक है। शून्य रेखा भारत के किस राज्य और बांग्लादेश के बीच को सीमा साझा करता है? तो त्रिपुरा। शून्य रेखा भारत और किस राज्य के बीच बांग्लादेश की सीमा को साझा करता है? तो भाई त्रिपुरा। और डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा जो है 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा जो है भाई चीन और भारत के साथ 1914 के शिमला समझौते के तहत निर्धारित की गई थी, ठीक है। भारत के कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा, ठीक है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले 5 राज्य, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। यानी कि पश्चिम बंगाल ये रहा, ये पूरा, फिर असम हो गया यहाँ पर, फिर जो है यहीं पर मेघालय हो गया, फिर यहीं पर त्रिपुरा हो गया, फिर यहीं पर मिजोरम हो गया। ये इस प्रकार से हमें क्रम देखने को मिलता है। उसी प्रकार से क्रम भी दिया गया हो, पहले पश्चिम बंगाल, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये जो है नीचे से ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर उठकर फिर ऐसे गोल से आ गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसका क्रम दिया गया हुआ है बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले 5 राज्यों का। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है भाई बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा बनाता है, जहां पर अभी हाल ही में चुनाव हुए थे और बीजेपी की पार्टी जीत गई है, ठीक है। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये जो है भाई किससे साझा करते हैं? भाई ये पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये जो है राज्य है भाई, ये किससे सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान से।
पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख हो गया। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो राजस्थान। राजस्थान जो है भाई पाकिस्तान के साथ बहुत लंबी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख एक जो है सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है, बाकी सब राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है भाई चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हो गए भाई? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये जो है भाई नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये रहा सिक्किम, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा असम, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से जो है ये भाई जो है करते हैं। मैप को माइंड में रखोगे तो चीजें जल्दी रिकॉल होंगी। ठीक है, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 राज्य हैं। ठीक है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इस प्रकार से जो है कहाँ सीमा साझा कर रहे हैं भाई? तो यह जो है मिजोरम के साथ जो है, सॉरी मिजोरम के साथ कह रहा हूँ, म्यांमार के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम किन 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन और भूटान। सिक्किम किसके साथ? नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी और चीन के साथ भी जो है ये बनाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश किन 3 देशों के साथ? तो भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है, पश्चिम बंगाल किन 3 देशों के साथ सीमा बनाता है? तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा मुख्य रूप से कौन बल करता है? तो बीएसएफ करता है। कौन करता है? भारत और पाकिस्तान की तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसकी रक्षा करती है। भारत और बांग्लादेश की भी रक्षा कौन करता है? बीएसएफ करता है। भारत और चीन की रक्षा कौन करता है? तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है इसकी रक्षा करती है। आईटीबीपी जो है भारत और चीन की सीमा की रक्षा करती है। ठीक है, भारत, नेपाल और जो भूटान की रक्षा एसएसबी करती है। कौन? सशस्त्र सीमा बल जो है भारत, नेपाल और भूटान सीमा की रक्षा करता है। ठीक है, भारत और म्यांमार सीमा की रक्षा कौन करता है? असम राइफल्स। कौन करता है भाई? असम राइफल जो है भारत म्यांमार सीमा रेखा की जो है रक्षा करते हैं। ठीक है, सीमा की रक्षा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी कहां पर है? तो भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एलओसी हमें देखने को मिलता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी कहां पर देखने को मिलती है? तो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक जो है हमें देखने को मिलती है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा ये जो है कहाँ है? तो चीन के अवैध कब्जे लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये देखने को हमें मिलता है, जो कि चीन का अवैध कब्जा है। ठीक है, अक्साई चीन क्षेत्र पर वर्तमान में किसका कब्जा है? तो चीन का अवैध कब्जा है भाई। अक्साई चीन पर किसका है भाई? चीन का अवैध कब्जा है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है भाई? तो मुजफ्फराबाद है। क्या भाई? मुजफ्फराबाद जो है पीओके अधिकृत क्या है भाई? कश्मीर की राजधानी है। ठीक है, पीओके की राजधानी क्या है भाई? मुजफ्फराबाद देखने को हमें मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, गुजरात के तट के पास। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है भाई? सर क्रीक की रेखा है, सॉरी सर क्रीक विवाद है। ठीक है, काला पानी और लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी और जो है लिपुलेख विवाद जो है किनके बीच है भाई? भारत और नेपाल के बीच है। डोकलाम ट्राई जंक्शन जो है भारत, चीन, भूटान, भारत, चीन, भूटान के बीच स्थित है डोकलाम ट्राई जंक्शन। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो बांग्लादेश के बीच है। 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और किसके बीच है भाई? बांग्लादेश के बीच हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन 2015 द्वारा भारत के किस देश के साथ भूभागों का आदान प्रदान किया गया था? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो है 2015 में 100वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत जो क्या कर दिया गया था? भूमि का आदान प्रदान कर दिया गया था 2015 में 100वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, न्यू मूर द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो वह भारत और बांग्लादेश के बीच है। न्यू मूर द्वीप
विवाद जो है किन देशों के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। सर्करीक क्षेत्र में पाकिस्तान किस अक्षांश रेखा को सीमा रेखा मानता है, तो 24वीं समांतर रेखा है, जिसे भारत ने खारिज करता है। सर्करीक में जो है पाकिस्तान किस अक्षांश रेखा को सीमा रेखा मानता है, तो 24वीं समांतर रेखा को, ठीक है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का एक हिस्सा बन जाती है, तो काली नदी है, ठीक है। म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमा कौन सा पर्वत बनाता है, तो अराकानयुमा। म्यांमार के साथ ये देखोगे अराकानयुमा जो है ये देखने को हमें मिलता है, ये सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। किसके साथ भाई, तो म्यांमार के साथ अराकानयुमा जो है भारत और म्यांमार के बीच जो है प्राकृतिक सीमा तैयार करता है, ठीक है। कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार और चीन का ट्राई जंक्शन है, तो दिफू दर्रा जो है भारत, म्यांमार और किसका भाई, चीन का ट्राई जंक्शन हमें देखने को मिलता है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा जो है भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। काराकोरम दर्रा भारत और किस देश के बीच है, तो चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच काराकोरम दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा वर्तमान में किन दो देशों के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस टाइम है, ठीक है। भारत का मानक समय बांग्लादेश के मानक समय से कितना पीछे है, तो 30 मिनट जो है पीछे है और पाकिस्तान से 3 मिनट आगे है, श्रीलंका के बराबर है, ठीक है। चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के किस राज्य को जोड़ता है, तो पूर्वोत्तर राज्य को, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल को जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है। सिलीगुड़ी को जो है पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी को कहा जाता है भाई, ठीक है। सब याद करते चलना भाई, फैक्टुअल चीजें, ठीक है। भारत में मुख्य रूप से कितने द्वीप समूह हैं, तो 2 हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मरकत द्वीप। मरकत द्वीप के नाम से अंडमान निकोबार को जाना जाता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल। चाहे यहीं पर पूछ लेगा भाई, मालदीव और भारत को तो 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय क्योंकि भाई भारत का ही, तो ये सब कुछ याद रखना कि मिनिकॉय और जो है मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार और जो है अंडमान और निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ग्रेट चैनल किसे अलग करता है, तो भारत में जो है ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से, जो ग्रेट निकोबार यहाँ पर है, इंडोनेशिया यहाँ पर है, इसके सुमात्रा द्वीप से जो है भारत को अलग करता है कौन सा भाई, तो वह जो है कौन सा है भाई, एक सेकंड, ग्रेट चैनल है। कौन सा भाई, ग्रेट चैनल जो है वह जो है भारत और जो है किसको भैया, इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है, सुमात्रा द्वीप से, ठीक है। भारत के ग्रेट निकोबार को और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से जो है अलग करता है ग्रेट चैनल, ठीक है। डंकन दर्रा जो है किसके बीच है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। डंकन दर्रा जो है, डंकन दर्रा देखो ये दक्षिणी अंडमान है और ये जो है लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच हमें क्या देखने को मिलता है भाई, तो वह जो है हमें देखने को मिलता है क्या, डंकन दर्रा, ठीक है। कोको चैनल किन के बीच स्थित है, म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान के बीच जो है कोको चैनल है। भारत के कोको द्वीप और जो है भारत के उत्तरी म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान के बीच कौन सा है, कोको चैनल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो बैरन द्वीप अंडमान सागर में। बैरन द्वीप अंडमान सागर में क्या है, भारत का एक जो है क्या है भाई, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी देखने को हमें मिलता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो वह जो है बैरन द्वीप अंडमान निकोबार अंडमान सागर में देखने को मिलता है, ठीक है। कहां पर भैया, अंडमान सागर में जो है हमें देखने को मिलता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ है, तो नारकोंडम द्वीप में। नारकोंडम द्वीप में क्या है भाई, भारत का जो है एकमात्र भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी हमें कहां पर देखने को मिलता है भाई, तो वह जो है हमें नारकोंडम द्वीप में देखने को मिलता है, ठीक है। अंडमान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर। पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन है, और ये भी जो है पूछा गया हुआ है कि पोर्ट ब्लेयर जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है, 732 मीटर। 732 मीटर जो है
क्या भाई, सैडल पीक जो है ये सबसे ऊंची जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की चोटी है। सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कहां पर भैया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहां पर? उत्तरी अंडमान में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची अंडमान की तो हो गई भैया, अंडमान की सैडल पीक ले लो, लेकिन अगर सिर्फ निकोबार की पूछेगा तो माउंट थुलियर, माउंट थुलियर जो है निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट थुलियर। ठीक है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच की दूरी लगभग कितनी है? 163 किलोमीटर मात्र। कितनी है भाई? 163 किलोमीटर ग्रेट निकोबार और जो सुमात्रा के बीच की दूरी है। ठीक है, किस भारतीय द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया? तो राजद्वीप अंडमान में है। राजद्वीप अंडमान में जो है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है द्वीप रख दिया गया है, जो कि कहां पर हमें देखने को मिलता है भाई? तो वह जो है राजद्वीप अंडमान में देखने को मिलता है, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। किसका? राजद्वीप का नाम बदलकर। ठीक है, आगे देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती किस द्वीप पर स्थित है? लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरत्ती जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंड्रोड द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोड द्वीप है। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय देखने को हमें मिलता है। एंड्रोड द्वीप जो है सबसे बड़ा, उसके बाद जो है क्या देखने को हमें मिलता है? मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा क्या देखने को मिलता है हमें भाई? बने द्वीप का उदाहरण। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीपों का उदाहरण है? तो परवाल भित्ति के बने द्वीपों का उदाहरण है। कौन सा भाई? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसका भाई? परवाल भित्ति से बने द्वीपों का उदाहरण है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। भूमध्य रेखा के सबसे करीब कौन सा भारत का क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र है? तो ग्रेट निकोबार जो है भूमध्य रेखा के सबसे करीब है। मालदीव भारत के लक्षद्वीप से किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिणी दिशा में। मालदीव जो है ये जो है लक्षद्वीप के दक्षिण में जो है मालदीव जो है स्थित हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैप को माइंड में रखे रहना। ठीक है, पाल जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य जो है हमें भारत और किसके बीच भाई? तो श्रीलंका के बीच। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तमिलनाडु ये है, तमिलनाडु के दक्षिण और पूर्व में स्थित हमें देखने को मिलता है क्या है? मन्नार की खाड़ी देखने को मिलती है। ये मन्नार की खाड़ी ये वाला एरिया है, ऐसे है ना भाई? ये वाला एरिया हमें मन्नार की खाड़ी देखने को हमें मिल जाती है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। आदम का पुल यानी कि राम सेतु जिसको कहा जाता है किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में आदम ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज यानी कि राम सेतु का हिस्सा है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप किसका हिस्सा भाई? राम सेतु का हिस्सा है, जो कि जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी, और उसी में मन्नार की खाड़ी में जो है पम्बन द्वीप स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? तो पम्बन द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है भाई? पम्बन द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम। श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है जहां से इसरो रॉकेट लॉन्च होता है? तो आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? तो भाई आंध्र प्रदेश के जो है तट पर स्थित है, जहां से क्या होता है भाई? सारी की सारी रॉकेट लॉन्च होती हैं भारत की। ठीक है, ये कहां पर है भाई? श्रीहरिकोटा। तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अबुल कलाम द्वीप, उड़ीसा तट पर। व्हीलर द्वीप का नाम इस टाइम क्या रख दिया गया भाई? अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। वो कहां पर देखने को हमें मिलता है? तो भाई वह जो है हमें अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से हमें देखने को मिलता है। माजुली द्वीप को जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में है? तो वह असम ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भाई। वह कहाँ पर देखने को हमें मिलता है? तो वह जो है हमें असम ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलता है। असम ब्रह्मपुत्र नदी पर हमें जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप देखने को मिलता है, जो भाई कहाँ पर है भैया? वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, मुंबई शहर मुख्य रूप से किन
द्वीप पर बसा हुआ है? तो सालसेट द्वीप पर। मुंबई शहर मुख्य रूप से किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो सालसेट द्वीप पर जो है मुंबई शहर बसा हुआ है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो वह जो है केरल कोच्चि में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप जो है वो किस राज्य में स्थित है भाई? तो जो है वह केरल कोच्चि में स्थित। तो हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर 161 से देखते हैं। भारत के कितने राज्य केवल एक ही भारतीय राज्य से सीमा साझा करते हैं? 2 राज्य हैं भाई जो केवल एक ही भारतीय राज्य से सीमा करते हैं। कौन कौन से भैया? सिक्किम है और कौन है? सिक्किम बंगाल केवल पश्चिम बंगाल से करता है और मेघालय जो है केवल असम से करता है। भाई सिक्किम जो है वो सिर्फ कहाँ से करता है भाई? तो वह जो है केवल पश्चिम बंगाल से देखने को मिलता है और मेघालय जो है भाई वो केवल असम से जो है अपनी सीमा साझा करता है। भारत में यही 2 सिर्फ ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। यही 2 राज्य ऐसे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। असम राज्य अपनी सीमा कितने अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? असम राज्य अपनी सीमा कितने अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 7 अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 7 सिस्टर्स यानी कि पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, किस सभी राज्यों में कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो असम। असम भाई जो है सभी राज्यों में जो है सीमा साझा करता है 7 सिस्टर्स में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य कितने अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 7 अन्य राज्यों के साथ। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना ही कोई समुद्र तट है? तो टोटल कितने ऐसे राज्य भाई? 5 राज्य हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भाई? तो वह जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा। क्या हो जाएगा भाई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा जो है 5 ऐसे राज्य हैं जो भाई किसी के साथ जो है सीमा साझा नहीं करते हैं। किसी के साथ जो है ये सीमा साझा नहीं करते हैं। भारत के किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को भाई किस नाम से जाना जाता है? तो नेफा के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है। और जो है 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी और ना ही देश ना ही किसी समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा। और भारत के किस राज्य को नेफा कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता है, ठीक है। किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को भाई क्या कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है भाई? उगते सूरज की भूमि जो है अरुणाचल प्रदेश को हम कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसे भारत का आभूषण कहा जाता है, यानी कि ज्वेल्स ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भाई मणिपुर। मणिपुर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारत का आभूषण कहा जाता है। मणिपुर को क्या कहा जाता है भाई? भारत का आभूषण कहा जाता है, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य 1975 से पहले एक पूर्ण रियासत था? तो सिक्किम। भाई 1975 से पहले क्या था? एक पूर्ण रियासत था भाई, लेकिन 1975 के बाद जो है ये पूर्ण रियासत नहीं रह गया, ठीक है। ये भारत में शामिल कर लिया गया, ठीक है। भारत का पूर्णतः जो है ये राज्य मान लिया गया, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा भारत का आभूषण कहा जाता है? किस पूर्वोत्तर राज्य को? तो मणिपुर को जो है क्या कहा जाता है? भारत का आभूषण कहा जाता है, ठीक है। गोवा, दमन और दीव 1961 से पहले किसके अधीन थे? तो भाई पुर्तगालियों के। यही सबसे पहले आए भी थे, यही सबसे लास्ट में जाते भी हैं, ठीक है। पुदुचेरी स्वतंत्रता से पूर्व किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का। भाई स्वतंत्रता से पहले जब पुदुचेरी में जो स्वतंत्रता नहीं हुई थी तो उसके पहले ये किस उपनिवेश का भाग था? तो ये फ्रांस का था। किसका था भाई? फ्रांस का उपनिवेश था, ठीक है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कितने जो है राज्यों में फैला हुआ है? तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य भैया? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और केरल। कौन सा है भैया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में जो है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो फैला हुआ है। पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने जिलों में फैला हुआ है? कितने राज्यों में? तो 3 राज्यों में इसके जिले फैले हुए हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। यमन पुदुचेरी का जो हिस्सा है वो भौगोलिक रूप से किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यनम जो है वो पुदुचेरी का हिस्सा है, लेकिन वो किस राज्य में स्थित है? तो वह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। माहे पुदुचेरी का हिस्सा है, ये भारत या भौगोलिक रूप से किस राज्य में? तो यह जो भैया केरल में देखने को मिलता है। माहे कहां पर देखने को मिलता है? केरल में देखने को मिलता है, ठीक है। कराईकल पुदुचेरी का हिस्सा है, भौगोलिक रूप से किस राज्य में है? कराईकल जो है भाई ये क्या है? पुदुचेरी का हिस्सा, लेकिन ये भाई किस राज्य में है ये पूछा गया है। तो यह जो है भाई तमिलनाडु में। कराईकल पुदुचेरी का हिस्सा है, भौगोलिक रूप से किस राज्य में? तमिलनाडु में। कच्छ का रण अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो सफेद नमक के रेगिस्तान के लिए कच्छ का रण भाई फेमस है। कच्छ का रण अपनी किस विशेषता के लिए फेमस है? तो सफेद नमक के रेगिस्तान के लिए जो है कच्छ का रण फेमस है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किन 2 देशों में फैला हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश में।
भारत और बांग्लादेश में भाई विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन फैला हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? जिदंगड़ा चोटी मानी जाती है। जिंदगड़ा चोटी जो है मानी जाती है, ये जो है 1690 है। जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारा पूर्वी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट, सॉरी ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये वाला एरिया भारत के नीचे वाला, और ये वाला एरिया जो हमारा है वो पूर्वी घाट है। ये वाला एरिया मतलब बाहर से नहीं, ये वाले एरिया इसको हम ऐसे घाट मान लेते हैं ना, ये वाला एरिया ऐसे जो है ये हमारा घाट हो गया, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है हम इसको घाट मान लेते हैं, ठीक है। ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो इसको जो है हम लोग, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। इसमें जो है पश्चिमी घाट में जो है भाई पूछा, पूर्वी घाट में पूछा है तो जो है जिंदगड़ा चोटी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की भैया? यह जो है पूर्वी घाट की है, जो कि 1690 मीटर है, किलोमीटर कह रहा था भाई, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी है, यानी कि इस वाले छोर की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनामुड़ी है। कौन सी भाई? अनामुड़ी है। कमेंट करके बताना अनामुड़ी किस राज्य में है, ठीक है। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। ये रही अरावली भाई, ये रहा जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इन दोनों के बीच जो है ये वाला एरिया क्या है भाई? ये क्या है भाई? तो ये जो है मालवा का पठार है, ठीक है। अब कहोगे भाई ऐसे कैसे आपने बता दिया? तो भाई इसको माइंड में जो है मैप को रखो। माइंड में जब मैप को रखोगे तो भाई चीजें आसान होंगी, ठीक है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री नाम से जो है जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री जो है नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्थानीय रूप में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के किस ओर है भाई? उत्तर की ओर है। पूरा भारत ही भाई उत्तर की ओर है। अगर ये पूछ लिया भाई दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु की बात ही छोड़ो, पूरा का पूरा भारत ही किस में है भाई? उत्तर की तरफ जो है वह है, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? हिमाद्री था। जो आर्कटिक क्षेत्र था भाई, उसमें जो है भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? हिमाद्री था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था? अंटार्कटिका में भाई आन तो हाँ ठीक। अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो दक्षिण गंगोत्री था। अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था। आर्कटिक क्षेत्र में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? हिमाद्री था। और अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अंटार्कटिका में अभी भारत का वर्तमान कौन कौन सा चल रहा है भाई, जो कि सक्रिय अनुसंधान केंद्र है? तो मैत्री और भारती जो अंटार्कटिका में भारत में वर्तमान सक्रिय अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका में भारत के वर्तमान सक्रिय अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? तो मैत्री और भारती। कौन है भाई? मैत्री और भारती। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत किस प्राचीन विशाल भूखंड का हिस्सा है? तो भाई गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का जो है भारत जो है प्राचीनतम भाग माना जाता है गोंडवाना लैंड का, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप किस टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप जो है स्थित है, ठीक है। किस टेक्टोनिक प्लेट पर? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हिमालय के निर्माण में पूर्व कहाँ कौन सा स्थित सागर था? ठीक है, मतलब हिमालय का जब निर्माण हुआ था, मतलब हो रहा था या हुआ था, जो भी कह सकते हो, उस टाइम जो है कौन सा वहां पर सागर था, ये पूछा जा रहा है। तो टेथिस सागर था। टेथिस सागर वहां पर मौजूद था जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, उससे पहले, ठीक है। खंबात की खाड़ी से में गिरने वाली प्रमुख दो नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती जो है बंगाल की खंबात की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं भाई, याद रखना खंबात की खाड़ी में दो ही नदियां गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। इंदिरा पॉइंट किस वर्ष आई सुनामी में जलमग्न हो गया था? तो 2004 में जब सुनामी आई थी उसमें जो है इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था भाई? जलमग्न हो गया था। इंदिरा पॉइंट कब जलमग्न हो गया था? 2004 में आई सुनामी से, ठीक है। पामीर की गांठ जिसे दुनिया की छत कहते हैं, भारत के किस दिशा में? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। किसमें भैया? उत्तर पश्चिम दिशा में जो है पामीर की गांठ स्थित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, ठीक है। किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है? तो हिंद महासागर का भाई हमारे
हिंदुस्तान देश के नाम पर पड़ा है, ठीक है। 1869 में किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी? तो स्वेज नहर। स्वेज नहर खुलने की वजह से क्या हुआ था भाई, भारत और जो है यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी 1869 में। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से क्या हुआ था, भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप किस राज्य के पास स्थित है? तो महाराष्ट्र मुंबई तट पर। महाराष्ट्र मुंबई तट पर जो है एलिफेंटा द्वीप स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र शहर कौन सा है जो ठीक इसी रेखा पर माना जाता है? तो त्रिपुरा का उदयपुर जो है कर्क रेखा पर माना जाता है। त्रिपुरा का उदयपुर जो है ये माना जाता है कि ये ठीक एकदम कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक एकदम किस रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है त्रिपुरा का उदयपुर। और राजस्थान का बांसवाड़ा भी इसके अत्यंत निकट है। अगर बांसवाड़ा दे देगा राजस्थान का तो उसको लगा सकते हो, नहीं तो भाई अगर ऑप्शन में दिया है त्रिपुरा का जो है उदयपुर शहर, तो इसको जो है प्रायोरिटी दोगे, इसको पहले लगाओगे, उसके बाद जो है इस पे जाओगे। राजस्थान का बांसवाड़ा भी इसके अत्यंत निकट है, ठीक है। अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच मुख्य रूप से क्या स्थित है? तो आपस में ये जुड़े हुए हैं, लेकिन अंडमान सागर और मलक्का जो है जल डमरू मध्य दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, ये याद रखना। भारत के किस राज्य का नाम जो है बादलों का घर के अर्थ में है? मतलब कि मेघालय। मेघालय ये देख रहे हो, इसका नाम मेघ धन आलय, यानी कि बादलों का घर जो है इसका मतलब होता है। मेघालय का मतलब क्या होता है भाई? बादलों का घर सीधा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस राज्य की? तो पश्चिम बंगाल की है बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल की जो है भारत की जो है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और किसके साथ है भाई? बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल की सबसे हाईएस्ट जो है क्या है भाई? सबसे लॉन्गेस्ट जो है क्या है? हाईएस्ट कह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। इंटरनेशनल टेरिटरी है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? मतलब जब भाई लद्दाख नहीं था तो लद्दाख से पहले आखिरकार कौन हुआ करता था भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अभी तो फिलहाल लद्दाख सबसे बड़ा है, लेकिन जब लद्दाख नहीं था केंद्र शासित प्रदेश तो उस टाइम कौन हुआ करता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ करता था, ठीक। चलिए, मैंने कहा था 500 क्वेश्चन देंगे ना भाई, तो 500 क्वेश्चन आंसर वन लाइनर फॉर्मेट में देखते जाओ कितने हैं, ठीक है। अब 201 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो है हमारे 200 पूरे हो चुके हैं, ठीक है। भारत की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है वो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ठीक है। भारत की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। किन चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव पाया जाता है? तो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है क्या पाया जाता है? जीवाश्म का पूर्णतः जो है अभाव पाया जाता है। इसलिए जो है हमारे यहाँ जो है देखोगे भाई कई प्रकार की चीजें नहीं होती, जैसे पेट्रोल डीजल, इन सब की जो है ज्यादातर चीजें हम लोगों को नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे यहाँ जीवाश्म की इसमें जो है अभाव पाया जाता है, ठीक है। बाद में भूगर्भिक चट्टान संरचना में सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। भारत में सबसे अधिक धात्विक खनिज किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है सबसे अधिक धात्विक खनिज पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तो इन सबको रट लेना कि भारत में सबसे अधिक धात्विक खनिज किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक जो है धात्विक खनिज पाया जाता है, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण किस राज्य के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ? तो कर्नाटक में जो एक धारवाड़ जिला है उसी के नाम पर जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया था, ठीक है। कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, उसी के नाम पर जो है धारवाड़ क्रम इस चट्टानों का नाम रखा गया था, ठीक है। हीरे के लिए प्रसिद्ध गोलकुंडा और पन्ना की खदानें किस क्रम की चट्टानों में स्थित है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में गोलकुंडा और पन्ना की खदानें जो है स्थित है। हीरे के लिए प्रसिद्ध कौन कौन सी खदान है भाई? तो गोलकुंडा और पन्ना है। और इसी जो ये दोनों गोलकुंडा और पन्ना है, ये कहाँ पर स्थित है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में स्थित है, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर किस क्रम की चट्टानों की विशेषता है? तो विंध्यन पर्वत की। लाल बलुआ पत्थर, रेड जो है सैंडस्टोन और जो है चूना पत्थर किस क्रम की चट्टानों की विशेषता है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषता क्या है? ये लाल बलुआ पत्थर और जो है चूना पत्थर क्रम की जो है चट्टानें हैं, ठीक है, विंध्यन क्रम।
सांची का स्तूप, लाल किला और जामा मस्जिद के निर्माण में किन चट्टानों के पत्थरों का उपयोग हुआ है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का। लाल किला जब दे दिया भाई तो समझ जाना लाल है, सांची का स्तूप भी लाल है, जामा मस्जिद भी लाल है, ठीक है। तो इससे समझ जाना कि ये विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है, विंध्यन क्रम में। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। भारत का लगभग 98% कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भाई लगभग 98% भारत का कोयला पाया जाता है। भारत में जो है 98% कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कितना पाया जाता है भैया? 98% जो है क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से किस नदी घाटियों में हुआ था? तो दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी घाटी में हुआ था। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से किन नदी घाटियों में हुआ था? तो दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और जो है गोदावरी नदी घाटी में हुआ था। किसका भैया? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था या एरा में? तो क्रिटेशियस काल में हुआ था। किस काल में? क्रिटेशियस काल में जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ था भाई? तो है क्रिटेशियस काल में जो है इसका निर्माण हुआ था, इसी के अंत में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दक्कन ट्रैप में लावा की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी भाग में। कहाँ पर भैया? पश्चिमी भाग में जो है दक्कन ट्रैप में लावा की मोटाई सबसे अधिक पाई जाती है। दक्कन ट्रैप में लावा की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी भाग महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा दक्कन ट्रैप में लावा की मोटाई पाई जाती है, ठीक है। कुडपाकरम की चट्टानों का नाम आंध्र प्रदेश के किस जिले के नाम पर रखा गया? तो कुडप्पा जिले के नाम पर रखा गया, कुडपाकरम चट्टान, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूवैज्ञानिक काल में हुई मानी जाती है? तो टर्शियरी काल में, ठीक है। टर्शियरी काल में जो है क्या माना जाता है? हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूवैज्ञानिक काल में हुई मानी जाती है? तो टर्शियरी काल। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये टर्शियरी वाला इंपॉर्टेंट है। और ये याद कर लेना कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो क्रिटेशियस काल में जो है हुआ था, इसी के अंत में हुआ था, ठीक है। भारत का कौन सा भूभाग कभी समुद्र के नीचे नहीं गया? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है कभी भी समुद्र के नीचे नहीं गया हुआ भाई। भारत का कौन सा भूभाग समुद्र के नीचे कभी नहीं गया? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है कभी भी समुद्र के नीचे नहीं गया। करगी आंगलोंग का पठार किस राज्य में स्थित है? तो असम में। करगी आंगलोंग का जो है पठार जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है असम में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पूर्व विस्तार है, उत्तर पूर्वी विस्तार ही है कारगी आंगलोंग क्या भैया पठार। ये जो है कहाँ पर है? असम में। या प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है? उत्तर पूर्वी विस्तार है। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड किस चट्टान की संरचना से बनी है? तो बेसाल्टिक लावा, यानी कि जुरासिक काल में ये बनी हुई है और ये बेसाल्टिक लावा की बनी हुई है, ठीक है। ये किसकी हैं? बेसाल्टिक लावा की हैं। राजमहल की पहाड़ियां जो आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में, ये झारखंड में। ये किस चट्टान संरचना से बनी हुई है? तो बेसाल्टिक लावा से जुरासिक काल में बनी हुई है, ठीक है। बांगर क्षेत्र में पाए जाने वाले चूना युक्त कंकड़ों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्लेटोस्टीनोसीन दूसरा काल हो जाता है, ठीक है। तो बांगर क्षेत्र में पाए जाने वाले चूना युक्त कंकड़ों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्लेस्टीनोसीन काल में हुआ था। अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली जो पर्वत है, ये वाला अरावली पर्वत है, ऐसे जो दिल्ली तक गया हुआ, अभी इसके लिए जो है विवाद वगैरह हो रहा था, राजस्थान दिल्ली तक होते हुए गया हुआ है। तो इसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इसका निर्माण हुआ था। अरावली को अवशिष्ट पर्वत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्राचीन काल में बहुत ऊंचा पर्वत था, जो आप अपरदन के कारण घिस घिस कर क्या हो गया भाई? छोटा हो गया। इसी कारण से इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। भारत में करेवा निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं और यह किससे बने होते? तो कश्मीर घाटी में। ये हिमनदी और जो झील के अवसादों से बने होते हैं। और इसमें भाई क्या सबसे ज्यादा उगाया जाता है? तो केसर, बादाम, इन सब के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। कश्मीर घाटी में ये पाया जाता है करेवा मिट्टी, ठीक है। पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ था? तो यह एक भ्रंश कागार है जो गोंडवाना
लैंड का के विभाजन के समय बना था। क्या हुआ था भाई? यह एक भ्रंश कागार है, यानी कि फॉल्ट स्कार्प है, जो कि गोंडवाना, जब विभाजन हो रहा था गोंडवाना लैंड से भारत का, तो उसी प्रकार से जो है इसका क्या हुआ था, पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था। ठीक है, वहां से कटकर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो मालदा भ्रंश, राजमहल, गारो गैप द्वारा जो है ये अलग होता है। मेघालय का पठार जो है भाई वो प्रायद्वीपीय पठार से किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो मालदा भ्रंश के कारण। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो आर्कियन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से। छोटा नागपुर का जो पठार है भाई वो किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो आर्कियन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से। ठीक है। पेनी प्लेन यानी कि संप्राय मैदान का संबंध जो है भारत के किस भूभाग से है? पेनी प्लेन का संबंध भारत के किस भूभाग से है? तो अरावली प्रायद्वीपीय पठार के जो है अपरदित हिस्सों से है। ठीक है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ मुख्य रूप से किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। ये असम, गुजरात और बॉम्बे हाई में जो है पाए जाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है। बॉम्बे हाई किस महाद्वीप सेल्फ पर स्थित है? तो अरब सागर के महाद्वीप सेल्फ पर स्थित है। ठीक है। बॉम्बे हाई कहां पर स्थित है भाई? तो यह जो है अरब सागर के जो है महाद्वीप सेल्फ पर स्थित है। जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल भूवैज्ञानिक दृष्टि से किस काल की देन है? जो जलोढ़ मृदा है भाई वो आखिरकार किस काल की देन है? तो हेलोसीन और जो है प्लिस्टोसीन काल की जो है ये क्या है भाई? देन है। ठीक है। जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल जो है भूवैज्ञानिक दृष्टि से किस काल की देन है? तो होलोसीन और जो है प्लिस्टोसीन काल की है। ठीक है। शिलांग के पठार का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो शिलांग पीक है 1965 मीटर। 1965 मीटर है भाई। क्या है भाई? शिलांग के पठार का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो शिलांग पीक है। ये याद रखना कि शिलांग का जो पठार है उसमें सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो भाई शिलांग पीक है 1965 मीटर है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कच्छ का रण भूवैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? यह समुद्र का उठा हुआ हिस्सा है। ठीक है। भारत का रूर बेसिन यानी कि दामोदर घाटी किस प्रकार की भ्रंश घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट वैली का उदाहरण है। जो रूर बेसिन ये क्या भाई? रिफ्ट वैली है। क्या भाई? ओहो ये क्या हो गया? ये रिफ्ट वैली है। क्या भाई? ये रिफ्ट वैली है। ये क्या है भाई? रिफ्ट वैली है। यानी कि जो है ये जो है दामोदर घाटी क्या है? रिफ्ट वैली है। किस प्रकार की भ्रंश घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट वैली है। ठीक है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है भाई? सचर जोन या हिंज लाइन। ठीक है। ये क्या करती है भाई? ये जो है ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करती है। कौन सी रेखा अलग करती है? सचर जोन या फिर हिंज लाइन जो है ये क्या करती है? ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करती है। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सी भ्रंश रेखा अलग करती है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये क्या करती है? ये अलग करती है वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सी भ्रंश रेखा अलग करती है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा जो है या भ्रंश रेखा इसी को कहते हैं, तो ये जो है अलग करती है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सी भ्रंश रेखा? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है MBF जो है ये क्या करती है भाई? मध्य हिमालय और शिवालिक के श्रेणी को जो है क्या करती है? भ्रंश रेखा से अलग करती है। और वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सी भ्रंश रेखा अलग करती है? तो MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है। शिवालिक श्रेणी और उत्तर के विशाल मैदान को कौन सी भ्रंश रेखा अलग करती है? शिवालिक श्रेणी और उत्तर के विशाल मैदान को कौन सी भ्रंश रेखा अलग करती है? तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट शिवालिक श्रेणी हो गया और उत्तर के विशाल मैदान जो है भाई इन दोनों को अलग कौन करता है? तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो है HFF जो है ये क्या करता है? अलग करता है ये भ्रंश रेखा। ठीक है। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालय के दोनों सिरों पर पाए जाने वाले तीखे मोड़ों को क्या कहते हैं? तो स्टैक्सियल बेंड। ठीक है। यानी कि अक्षसंघी मोड़ इनको कहा जाता है। ठीक है। सिंटैक्सियल बेंड कहा जाता है यानी कि अक्षसंघी मोड़ इसको कहा जाता है। जो हिमालय के दोनों सिरों पर पाए जाने वाले तीखे मोड़ उनको कहा जाता है। ठीक है भाई, ये याद रखना।
ये सब जितना इंपॉर्टेंट होगा मैं एकदम कह दूंगा भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्चिम सिंटैक्सियल बेंड किस पर्वत चोटी के पास स्थित है? तो नंगा पर्वत। पश्चिमी जो सिंटैक्सियल बेंड जो है वो किस पर्वत के पास स्थित है? तो नंगा पर्वत के पास सिंधु नदी का गार है, ठीक है। पूर्वी सिंटैक्सियल बेंड किस पर्वत के पास स्थित है? तो नामचा बरवा के पास स्थित है, ब्रह्मा नदी का ये गार है, ठीक है। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये याद रखना, पीर पंजाल और धौलावीरा श्रेणी। ये इंपॉर्टेंट है कि कुल्लू घाटी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और धौलावीरा श्रेणी के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है भाई? तो वह जो है पीर पंजाल और धौलावीरा के बीच स्थित है, ठीक है। कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, धौलावीरा श्रेणी के पास। कांगड़ा घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में धौलावीरा धौलाधर धौलाधर श्रेणी के बाद, धौलावीरा में कह रहा था, धौलाधर श्रेणी के बीच पास जो है स्थित है, ठीक है। और कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच? पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच स्थित है, ठीक है। मरखा घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। मरखा घाटी हमें कहां पर देखने को मिलता है भाई? तो यह हमें जो है लद्दाख में देखने को मिलता है, मरखा घाटी, ठीक है। नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच। ये रही काराकोरम श्रेणी, ये रही जो है लद्दाख श्रेणी, मतलब ये काराकोरम, ये लद्दाख, इन्हीं दोनों के बीच क्या है भाई देखने को हमें मिलता है? तो नुब्रा घाटी हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई? हमें नुब्रा घाटी देखने को मिलता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए किस घाटी से होकर जाना पड़ता है? तो नुब्रा घाटी से होकर जो है हमें सियाचिन ग्लेशियर अगर जाना हुआ तो हम किस घाटी से होकर जाएंगे? तो भाई नुब्रा घाटी से होकर हमें जाना पड़ेगा। नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए किस घाटी से होकर जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ता है? तो नुब्रा घाटी से होकर जाना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। स्पीति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई कि स्पीति घाटी जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी है, ठीक है। स्पीति घाटी है जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। चंबा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी भी स्थित है। शांत घाटी किस राज्य में है? तो केरल। ये याद रखना, यहाँ पर जो है सब लोग सोचेंगे घाटियां वगैरह नहीं होती हैं, तो भाई ये याद रखना कि शांत घाटी जो है वो केरल में, नीलगिरी की पहाड़ियों में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। शांत घाटी, शांत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है भाई कहाँ पर है? तो केरल में देखने को मिलता है शांत घाटी, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ पर? केरल में, नीलगिरी की पहाड़ियों में है, ठीक है। फूलों की डलिया किस घाटी को कहा जाता है? कुल्लू घाटी को भाई। बास्केट ऑफ एप्पल्स, सॉरी फलों की डालियां, सॉरी फूलों की मैं कह रहा था। फलों की डालियां जो है किस घाटी को कहा जाता है? तो कुल्लू घाटी को जो है फलों की डालियां कहा जाता है। कुल्लू घाटी को क्या कहा जाता है? फलों की डालियां कहा जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, चमोली जिले में। फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, चमोली जिले में ये स्थित है फूलों की घाटी, ठीक है। और फूलों की डालियां, फलों की जो है डलिया, ये जो है बास्केट ऑफ एप्पल्स जो है ये किस घाटी में स्थित है? तो कुल्लू घाटी में स्थित है, ठीक है। दून घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य? दून घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य? तो लघु और हिमालय और जो है शिवालिक हिमालय के मध्य, यानी कि मध्य हिमालय और जो है शिवालिक हिमालय के मध्य जो है देखने को मिलती है दून घाटी। दून वैली कौन सी है, कहां पर देखने को हमें मिलती है? किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच? तो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो है हमें दून घाटी देखने को मिलती है, ठीक है। चुंबी घाटी किन किन देशों की सीमा पर स्थित है? तो भारत में सिक्किम, भूटान और तिब्बत, चीन के जो है ट्राई संघ पर जो है क्या देखने को हमें मिलता है? चुंबी। कौन सा देखने को मिलता है भाई? चुंबी जो है वो हमें देखने को मिलता है, चुंबी घाटी। चुंबी घाटी भारत, भूटान और तिब्बत जो कि चीन के कब्जे में है, वहां पर जो है ट्राई जंक्शन पर स्थित है, भारत के सिक्किम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
डोकलाम विवाद का संबंध किस घाटी से है? तो चुम्बी घाटी के पास स्थित पठार से है। डोकलाम विवाद कहाँ पर देखने को मिलता है भाई? जो चुम्बी घाटी का विवाद चुम्बी घाटी है उसी के पास स्थित पठार से जो है डोकलाम विवाद वहां से संबंधित है। ठीक है। नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में जो है स्थित है। कौन सा भैया? नेओरा घाटी। नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में स्थित है। युमथांग घाटी जिसे सिक्किम की फूलों की घाटी भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो उत्तरी सिक्किम में है। कहाँ पर है भाई? उत्तरी सिक्किम में स्थित है युमथांग घाटी, जिसे क्या कहा जाता है? सिक्किम की फूलों की घाटी भी कहते हैं। कहाँ स्थित है भाई? उत्तरी सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? उत्तरी सिक्किम में ये स्थित है युमथांग घाटी, जिसे सिक्किम की फूलों की घाटी भी कहते हैं। कहाँ स्थित है? उत्तरी सिक्किम में स्थित है भाई। ठीक है। अराकू घाटी कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट में। अराकू घाटी कहाँ पर स्थित है भैया? तो अराकू घाटी जो है कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट में स्थित है अराकू घाटी। ठीक है। कम्मन घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कम्मन घाटी किस राज्य में स्थित है भैया? तो तमिलनाडु में कम्मन घाटी स्थित है। ठीक है। कम्मन घाटी कहाँ पर? तमिलनाडु में। अराकू घाटी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है। बराइल श्रेणी मुख्य रूप से किन राज्यों में फैली हुई? तो असम, मणिपुर और नागालैंड। बराइल जो श्रेणी है वो मुख्य रूप से किन राज्यों में फैली हुई है? तो भाई असम में, मणिपुर और नागालैंड में बराइल श्रेणी जो है वो मुख्य रूप से फैली हुई है। ठीक है। कम्मन घाटी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। मिकिर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो असम, करबी आंगलोंग पठार का हिस्सा है। मिकिर की पहाड़ियां जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो असम में, करबी आंगलोंग पठार का हिस्सा है मिकिर की पहाड़ियां। मिकिर हिल्स वो कहाँ पर है भाई? असम में। बराइल श्रेणी जो है मुख्य रूप से किन राज्यों में है? तो असम, मणिपुर और नागालैंड। बराइल श्रेणी कहाँ पर है? असम, मणिपुर और नागालैंड में देखने को मिलता है। कम्मन घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वो तमिलनाडु में स्थित है। अराकू घाटी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट, कम्मन घाटी तमिलनाडु में, बराइल श्रेणी असम, मणिपुर नागालैंड में, मिकिर की पहाड़ियां असम में, करबी आंगलोंग पठार का हिस्सा भाई। ठीक है। 256 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर फॉर्मेट में हो चुके हैं भाई। अब जो है 257 से जो है कल वाली क्लास में हम लोग कर रहे होंगे भाई, क्योंकि काफी लंबी क्लास आप लोगों की हो जा रही है और आप लोग बोर हो जाओगे, मुझे पता है। तो आप लोगों की क्लास जो है ये अब कर ली जाएगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताना साथियों। ठीक है।